हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो क्लास 11 फिजिक्स में आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले देखे थे और एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे हम लोगों ने किया था टॉपिक, और उसमें बहुत सारे फार्मूले थे प्रेशर, वॉल्यूम और वेलोसिटी को रिलेट करने वाले। तो उसके बाद ही आपको समझना है यह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ध्यान से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को बेसिकली समझने के लिए आपको पहले समझनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, यानी कि जो हम गैस मॉलिक्यूल्स की जो हम बातें करते हैं उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी उसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, नोट डाउन करना, और चीज़ों को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकि आप उसको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज कर पाओ, देख पाओ अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले आप बात करोगे एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, जिस मॉलिक्यूल्स कोई ऑब्जेक्ट बना है उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। किसकी एनर्जी? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? मॉलिक्यूल्स के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और क्या हो सकती है? दूसरी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या फिर लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है ना। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तब पिक्चर में आता है जब हम चार्जेस की बात करें। कोई गैस मॉलिक्यूल्स अगर चार्ज हो, उसके पास कुछ प्लस माइनस चार्ज हो, तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। और क्या एनर्जी होती है? वाइब्रेशनल एनर्जी भी तो होती है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है ना। इन सभी एनर्जी को आप जोड़ दोगे तो क्या बनता है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना। लेकिन कुछ एजम्पशंस हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एजम्पशन में क्या ले रहे हैं कि हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, राइट। ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, यानी कि ये वाला पोर्शन हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स के पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज के कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी नहीं है। ठीक है ना। ओके, यानी कि ये फैक्टर भी कहाँ गए? ये फैक्टर भी कैंसिल। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन की। देखो, हर एक टेम्परेचर पे ना मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल इफेक्ट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, राइट। वो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी पेन को अगर हीट कर दूं तो इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी, एक्साइटेशन बढ़ जाती है। तो वाइब्रेशन एनर्जी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बहुत ज़्यादा तो वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो फिलहाल हम लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि नहीं लेनी है, वाइब्रेशन एनर्जी भी काउंट में नहीं करनी है। तो बचा क्या मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी लीनियर वाला और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला। ठीक है ना, यही तो बचा। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ? इंटरनल एनर्जी। मैं क्या लेके चल रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी टोटल मीन्स जिसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी हो और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो। ठीक है ना, यही दो चीज़ का इफेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, अब बात करो, मान लो आपके पास कोई गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। मान लो आपके पास गैस है, कोई गैस मॉलिक्यूल। अब गैस मॉलिक्यूल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। अभी सोच रहे हो बच्चे, सर तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा रहे थे, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो सर ने वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया। अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मैं उसी पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पॉसिबल होते हैं ना। तो अगर हम मोनो एटमिक की बात करें, सिंगल एटम वाले,
तो वो हीलियम हो सकता है, ज़ीनॉन हो सकता है, क्रिप्टन हो सकता है, राइट, नियॉन हो सकता है, बहुत सारे मोनोएटमिक हो सकते हैं ना। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली ये कहता है कि कितनी क्वांटिटी हमारे को चाहिए उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है ना, मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, वैसे पहले आप समझ लो। हीलियम है, जीनॉन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, और भी है। ये तो सिंगल एटम होते हैं, किसी के साथ ये बॉन्डिंग तो करते नहीं है, राइट। तो इसको अगर मैं एज्यूम कर लूँ, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। अब ये सिंगल मॉलिक्यूल मान लो ऐसे यहाँ लाई कर रहा होगा, तो ये जा सकता है एक्स एक्सिस की ओर विथ सम वेलोसिटी वी एक्स, या फिर ये मूव कर सकता है अलोंग वाई एक्सिस विथ सम वेलोसिटी वी वाई, या फिर ये मूव कर सकता है विथ सम वेलोसिटी वी जेड अलोंग जेड एक्सिस। यानी कि इसके पास 3 पॉसिबल मोशंस हैं, 3 पॉसिबल्स लीनियर मोशन है, राइट। हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखो, काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। 3 तरीके का मोशन है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो इसकी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, राइट। अब ये गोला, अब ये छोटा सा जो बॉल है, ये अगर रोटेट भी करने लगे, राइट, इसको मैं ध्यान से दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये एक्सिस है मान लो, और ये आपस में रोटेट भी, स्पिन करे, मतलब ऐसे घूमे, ठीक है। तो बेसिकली घूमेगा तो क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, ये रोटेट करेगा अबाउट दिस ओमेगा। लेकिन ये एक्सिस उसी के बॉडी से के थ्रू पास कर रहा है ना, तो यहाँ से जो आर का फैक्टर होगा, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं हम लोग, एम इंटू आर का स्क्वायर लिखते हैं ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ जो आई का फैक्टर होगा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटकू सा मॉलिक्यूल है ये, और एक्सिस से जो आर का फैक्टर है बहुत ही फ्रैक्शनल वैल्यू है, 0.000 समथिंग, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू आएगी बहुत नेग्लिजिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला भी नेग्लिजिबल भी मिलेगा इसका, राइट। तो किसी सिंगल एटम के लिए, यानी कि मोनो एटमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ये 3 काइनेटिक एनर्जी तो होंगे, लेकिन रोटेशनल वाला नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आ रही है ना, नेग्लिजिबल होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF लिख रहा हूं मैं, कैसे डिफाइन करें, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज which describe its motion of gas molecules, which describe the motion of gas molecules, which describe the motion of gas molecule। इस केस में काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। कौन से केस में, मोनो एटॉमिक के केस में। तो हम लोग बोलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं किसी भी सिंगल एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, गैस एटम के लिए, ठीक है ना। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। किसके लिए 3, सिंगल एटम, मोनो एटम्स के लिए, ठीक है ना। चलो बढ़िया, इतना तो समझ गया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी सिंगल एटम के लिए 3 है। अगर रोटेशनल होता तो इसमें और ऐड कर देते ना वो वाली वैल्यू, तो 4, 5 भी हो सकता था। वाइब्रेशनल होता तो हम लोग फिलहाल वाइब्रेशन को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, वाइब्रेशन के कारण भी कुछ एनर्जी होती तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग वाइब्रेशंस को नहीं ले रहे हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है, टेम्परेचर रेज करेगा तो होगा। तो हम लोग ये बहुत ही सिंपल केस कर रहे हैं फिलहाल, विदाउट वाइब्रेशन वाला, ठीक है। अगर हम डाईएटमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाईएटमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना आप,
ये कोई डाई एटॉमिक है, एक एटम इधर एक एटम इधर, इसको हम लोगों ने डाल दिया वाई एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्रांसलेट कर सकता है। ये दो गोले आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस की ओर भी जा सकते हैं, ये वाई एक्सिस की ओर भी जा सकते हैं, ये जेड एक्सिस की ओर भी जा सकते हैं ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन के अकॉर्डिंग 3 काइनेटिक एनर्जी तो आप लिख लोगे। कौन कौन से काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग जेड एक्सिस। 3 यहां से आपको मिल गए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला फैक्टर, ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा रोटेशन की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी 3 तो पहले आपने देख लिया, अब इसकी रोटेशन मोशन की बात कर लो। ये हमारे पास ये 2 गोले हैं, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट में, ये इसका एक्सिस हो गया और ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अबाउट जेड एक्सिस, के जेड आर। काइनेटिक एनर्जी कौन सा वाला, रोटेशन वाला अलोंग जेड एक्सिस, ये तो संभव है, हो सकता है। और अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, राइट, दिस इज द एक्सिस। तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, कौन सा, रोटेशन वाला। अब अगर ये ऐसे रोटेट करे, ये एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये गोला है, ये भी गोला है, ये एक्सिस है, दिस टू आर रोटेटिंग। अब डायटमिक तो बहुत सारे होते हैं ना, डायटमिक जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब डायटमिक ही तो होते हैं ना। तो ये मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही रोटेट कर रहा हो, यानी स्पिन कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी R का फैक्टर बहुत छोटा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला अलोंग वाई एक्सिस, वो लगभग नेग्लिजिबल है, 0 है। अभी सोचो ना, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, तो यहाँ से R का फैक्टर लेंगे तो कितना छोटा आएगा ये। लेकिन जब आप Z के रेस्पेक्ट में काम करोगे तो R का फैक्टर तो बहुत बड़ा है, R का फैक्टर तो नेग्लिजिबल नहीं है ना, इट हैज़ गॉट सम वैल्यू, R इधर भी है, R इधर भी है, तो विच कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि इस केस में R की वैल्यू भी बड़ी है। अब X के लिए बात करोगे तो R की वैल्यू ये होगी, वो भी नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन Z के एक्सिस में आप बात करोगे तो आपको जो R मिलेगा, एक्सिस से जो डिस्टेंस मिलेगा बॉडी का, वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस हो गया 0। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि अगर आपके पास ये 3 तो आपको मिल गए थे ट्रांसलेशनल वाले, ठीक है ना, और 2 आपको मिल गया है रोटेशन वाले, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके लिए, डायटोमिक के लिए कितना, 3 और 2 5 हो गया, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल चुका है आपको। किसके लिए, डायटोमिक गैस के लिए। मोनो एटमिक के लिए 3 था, ट्राई एटमिक के लिए अलग अलग होगा, है ना। ट्राई एटमिक जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया, SO3 हो गया, और भी चीज़ें होती हैं उसके लिए। तो एक जनरल फार्मूला मैं बता देता हूं, जिससे आप किसी का भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हो, राइट। बार बार आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, बार बार आपको इसके पीछे नहीं भागना है। फिलहाल हम लोग वाइब्रेशन एनर्जी को काउंट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने पे ये वाइब्रेट करता है, राइट। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात की जाएगी, वाइब्रेशन की बात की जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे करंट वाली वैल्यू में ना, उस फैक्टर को हम लोग ऐड करके किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वाइब्रेशन आप नहीं करो, आप सिर्फ अगर CBSE क्लिक कर रहे हो, IC क्लिक कर रहे हो, इतना बहुत है। हाँ, कभी कभी आपको वैल्यूज दी हुई मिल सकती है, जैसे हमने आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लिख लिया ना, किसके लिए, डायटमिक के लिए। कभी कभी 5.6 होगा या 5.4 होगा, 5.5 होगा, तो आप उस वैल्यू को लेकर के कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वाइब्रेशनल इफेक्ट भी ले लिया गया होगा कुछ, राइट, ले लिया गया होगा। तो जो वैल्यू गिवन होगा वो तो अच्छी बात है, आप लेके काम कर सकते हो, राइट। 5 हम लोग कब ले रहे हैं, विदाउट एनी वाइब्रेशन एनर्जी इन काउंट। लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी काउंट करोगे तो 5 की जगह 5.4 डाटा में आपको कहीं मिल सकता है, तो घबराना नहीं और ये मत समझना कि अरे यार कुछ गलत पढ़ लिया क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक मैं बात कर रहा था एक फार्मूले की, उस फार्मूले को मैं आपको लिखवा देता हूं। तो लिख लीजिए फार्मूला, N = 3a - R। N क्या है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर हम
मोनो एटॉमिक की बात करें, मोनो एटॉमिक, ठीक है, ध्यान से देखना, फॉर्मूले का ये समझ जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। मोनो एटॉमिक में नंबर ऑफ एटम तो 1 ही हुआ, तो ए की वैल्यू हो गई 1। आर क्या है, रिलेशन दिखाता है, किसी के साथ रिलेशन। अब जो मोनो एटॉमिक होता है वो तो सिंगल है, किसी के साथ कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो आर की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो एन मुझे क्या मिल जाएगा, एन मुझे मिल जाएगा 3। सो मोनो एटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 3 ओनली। अगर हम लोग डाई एटॉमिक की बात करें, डाई एटॉमिक मतलब 2 गोला बना दो, एक ऐसे दिखा दो, डाई एटॉमिक, दे आर रिलेटेड। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या लिखेंगे, 3 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ तो 2 हो गए हैं, तो आप यहाँ 2 डाल दो, माइनस आर, आर क्या है, रिलेशन, ये तो रिलेशन है एक, तो एक रिलेशन आप ऐसे दिखा दो, तो ये हो गया 5, ठीक है ना। सिमिलरली ट्राई एटॉमिक के लिए भी कर सकते हो, ट्राई एटॉमिक थोड़ा करके देखो आप खुद से, राइट। मैं बता देता हूँ, ट्राई एटॉमिक में भी 2 केस होते हैं, केस 1, केस 2। देखना पड़ेगा वो एटम कैसे रिलेटेड है, क्या ऐसे रिलेशन है उसका, या फिर वो ट्रायंगुलर वे में रिलेटेड है, कुछ ऐसा रिलेशन है। यहाँ एक और एक 2 रिलेशन है, इस केस में आर की वैल्यू 2 है, इस केस में 1 2 3 आर की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, आर की वैल्यू 3 है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल सकते हैं आपको ट्राई एटॉमिक के लिए। आर की वैल्यू 2 ले लो और ए की वैल्यू 3 आपको लेनी पड़ेगी। तो एन हो गया आपके पास 3 इंटू 3 माइनस 2, ये हो गया 7। ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 3, ये हो गया 6, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एटम के लिए, पॉली एटम के लिए भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, आगे अभी और चीज़ें बची हुई हैं। हाँ बच्चों, आगे जो हमें टॉपिक करना है वो है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो मान लो कि 500% आपके स्कूल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये आते ही आते हैं। तो ये है क्या, पहले इसको स्टेटमेंट को समझते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से है, इसीलिए आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among all the degrees of freedom and kinetic energy associated with each molecule per degree of freedom is equal to half kT। इसका कहने का मतलब सीधा ये है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका कहना ये है कि जो भी एनर्जी सिस्टम में दिया जाएगा वो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो आपके घर में 3 भाई बहन हो ना, पापा कुछ लाते हैं मिठाई, तो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही हाल यहाँ भी है, राइट। यहाँ क्या हाल है कि एनर्जी अगर सिस्टम में है तो आप समझ जाओ कि वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो एनर्जी कितनी है, हाफ kT, हाफ kT ये है एनर्जी। और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कांस्टेंट दिया था, उसी का नाम रख दिया गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T है टेम्परेचर इन केल्विन। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, K भी लिखा हुआ भी मिल सकता है या फिर सिंपल K भी मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक में सिंगल एटम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ हाफ kT। हाफ kT किसके लिए एनर्जी है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज गॉट एनर्जी हाफ kT। तो यहाँ तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम्स हो गया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी इन अ मोल ऑफ ए गैस, इन अ मोल ऑफ ए गैस, ये तो हुई एक गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल जो मोनो एटॉमिक है, एक गैस एटम है,
उसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और एक के पास 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी हाफ kT है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 kT हो गया, राइट। तो ये एक एटम की बात हो रही है। लेकिन हम मोल की अगर हम बात करेंगे, मोल की बात करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी कैन बी मल्टीप्लाइड विथ Na, यानी एवोगाड्रो नंबर 3/2 kT से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और K इंटू Na को ही तो हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज 3/2 RT लिख लिया हम लोगों ने। R क्या है? गैस कांस्टेंट है, इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये बात होगी 3/2 RT। ये तो हमने लिया है मोनो एटमिक के लिए। डाई एटमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, तो आप यहाँ 5/2 RT ले लोगे। टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस 5/2 RT। 1 मोल के लिए 5/2 RT, नहीं तो 5/2 kT 1 मॉलिक्यूल के लिए। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? 1 एटम या मॉलिक्यूल के लिए, 1 एटम या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। लेकिन मोल के लिए, ये मोल के लिए 1 मोल के लिए, ठीक है। तो आपको U मिल गया 3/2 RT। U क्या मिल गया? 3/2 RT। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। तो ये मोनो डायटमिक के लिए हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, डायटमिक के लिए 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 kT। और सॉरी, ये हमारे पास है टोटल एनर्जी, इंटर एनर्जी नहीं है, ये E है। ये क्या है? E है। लेकिन टोटल एनर्जी हम लोग जो इंटर एनर्जी बात करते हैं वो 1 मोल ऑफ द गैस की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 RT फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। दिस इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसी के बाद Cp और Cv की बातें होती हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि du इज इक्वल टू NCV dt होता है। पहले के चैप्टर्स में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी कि du इज इक्वल टू NCV dt होता है। हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, 1 CV dt हो जाएगी, ठीक है। तो du/dt दिस इज CV, ठीक है ना। यही तो लिखते थे हम लोग। बात समझ में आई? तो du/dt करेंगे तो CV मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या निकाला? U क्या निकाला? मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए हम लोगों ने U अभी क्या निकाला था? 3/2 RT। तो अगर मैं du/dt निकाल लूँ तो CV मुझे मिल जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा ना। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो du/dt, यानी कि d/dt कर दिया बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा? ये du/dt 3/2 R। अब dt का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया, सो 3/2 R मेरे को मिल गया CV, यानी कि 1.5 R मुझे CV मिल गया। बढ़िया ना। किसके लिए? मोनो एटमिक के लिए। अब Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पहले डिराइव किया था, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CV यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है 1.5 R, यहाँ पे आप डाल दो 1.5 R, तो यहाँ से आपको Cp मिल जाएगा 2.5 R, ठीक है। फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा। गामा क्या होता है? Cp/Cv तो होता है, Cp 2.5 R, Cv 1.5 R, so 25/15 5/3, ठीक है ना। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग एडियाबैटिक कांस्टेंट खुद से निकाल सकते हैं। इसको नोट करो,
फिर आगे एक टॉपिक और करेंगे। अगर हम लोग जनरल पॉलीएटॉमिक गैस की बात कर लें जिसमें कि n एटम्स है मान लो, तो एक जनरल सा फार्मूला भी बनाया जा सकता है पॉलीएटॉमिक के लिए। क्या लिखेंगे पॉलीएटॉमिक के लिए? अगर हम लोग पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं मीन्स बहुत सारे एटम्स हैं, तो उसको n मान लो, ठीक है ना, n एटम्स। तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे? n टाइम्स। देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो हाफ के बी इंटू टी है, हाफ के बी इंटू टी है। तो आप एक चीज़ मान लो, लेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर हम सपोज x मान लेते हैं लेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम x है किसी पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? x टाइम्स हाफ के टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, x r, और यहाँ पे r लगा सकते हैं, ठीक है, ये तो लिखते हैं ना। r का मतलब k आपका हट जाएगा, तो आप यूँ लिख सकते हो, अगर आप kt लिखते हो तो यहाँ पर आपको Na लगाना पड़ेगा, अगर तो आपको मिल जाएगा इंटरनल एनर्जी। सो x टाइम्स x/2, k और Na मिल के r मिल गया RT, ये आपको मिल जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम लोग लिखें du/dt तो मुझे क्या मिलेगा? x/r/2 मिलेगा, एंड दिस इज योर व्हाट? CV, यही तो मिलेगा CV। और अगर हम लोग CP की बात करें, CV तो यही है, अगर हम CP की बात करें तो क्या मिलेगा? CP माइनस ऑफ CV इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा x/r/2, दिस इज R। सो CP इज इक्वल टू R प्लस x/r/2, यही तो मिलेगा। तो गामा कैसे निकालेंगे हम लोग? CP/CV से ही तो निकालेंगे। तो CP में क्या हो गया? R1 प्लस x/2, CV हमारे पास है x/r/2, तो R और R तो गया, ठीक है। ये 2 अब ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस x/2 अपॉन x, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 2/x प्लस 1, ठीक है। तो गामा आपको क्या मिल गया? गामा आपको मिल गया 2/x प्लस 1, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम है किसी भी गैस का, तो आप फटाफट यहाँ से एडियाबैटिक फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। एडियाबैटिक वाला फैक्टर आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात फिर से कर लेते हैं और कुछ चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में। कोई अगर पॉलीएटॉमिक है, जैसे कि मान लो SO2 है, ये SO2 है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसको अगर आप XY एक्सिस में करते हो डिस्ट्रीब्यूट, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो ये इसका रोटेशनल इफेक्ट हर एक एक्सिस में काउंट होने वाला है। अगर इसको आप रोटेट करोगे X एक्सिस के अबाउट में, तो इसका रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो नहीं होगा, बल्कि उन्हें कुछ वैल्यू तो होगा, राइट, क्योंकि एक पोर्शन इसका R वैल्यू इधर भी आ गया है, किधर भी आ गया है। इसको अगर Z एक्सिस के अबाउट में भी रोटेट कराओगे, ऐसे रोटेट कराओगे Z एक्सिस के अबाउट में, ऐसे करेगा नहीं, कर सकता है, ऐसे कर सकता है। तो अभी भी इसका रोटेशनल वाली जो काइनेटिक एनर्जी काउंट होगा वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। Z एक्सिस के अबाउट में भी इसको रोटेट करवाओगे ना, फिर भी इसकी रोटेशन इफेक्ट काउंट की जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगी, बल्कि कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। यानी कि तीनों रोटेशनल वैल्यू इसमें काउंट होंगे। और 3 ट्रांसलेशनल तो थे ही, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, यानी कि इतने तो काउंट करने पड़ेंगे। अगर वाइब्रेशन भी आ गया तो वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा, वाइब्रेशन भी। मैंने क्या बोला? 3 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, 3 काइनेटिक एनर्जी लीनियर, प्लस इसमें अगर आप वाइब्रेशन का फैक्टर है तो F भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ KT, कितने? 3 ट्रांसलेशनल के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। हाफ KT 3 लीनियर मोशन के लिए तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। प्लस
और भी अगर वाइब्रेशन के कारण भी काउंट आपको करना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है तो आपको एफ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो वाइब्रेशन में भी एनर्जी सेम देनी पड़ेगी, हाफ kT ऐसा, और इनटू करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर, ताकि आप 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल का टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड कर लो। ये मिल गया आपको, क्या मिला, हाफ kT एनर्जी। किसमें गया, 3 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, हाफ kT किसमें गया, 3 काइनेटिक एनर्जी लीनियर वाला, प्लस एफ टाइम्स हाफ kT कहाँ गया, वाइब्रेशनल वाले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में गया। सब में हाफ kT एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हमने कर दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, के को बाहर निकालोगे तो के Na मिलेगा आपको, ठीक है ना, 3/2 प्लस 3/2 प्लस f/2, हमने के Na और T को बाहर ले लिया, तो के Na तो R होता है ना, गैस कांस्टेंट, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिख लोगे R। ये 3/2 और 3/2 क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा ना, U इज इक्वल टू 3 प्लस f/2 RT, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब यहाँ जो हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी है, वाइब्रेशनल मॉड, ठीक है बच्चों। जब वाइब्रेशन वाले काउंट नहीं करोगे तो आप यहाँ से ये वाला फैक्टर हटा सकते हो, है ना, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। हालांकि इसके चांस बहुत ही कम है, सीबीएसई में तो और आईएससी में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस फैक्टर को आप हटा सकते हो, बाकी के फैक्टर आपको मिल जाएंगे। तो समझने की बात यह है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है, पहली चीज़ कैसे फाइंड करनी है। दूसरी चीज़, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है ये मालूम होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जब आपको मोल्स की बात होगी तो आपको आर वाला फैक्टर को समझना है, राइट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर इज आर, ये बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता है, ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर का फैक्टर रहेगा तो केल्विन में लेना है। इस चैप्टर में बच्चों और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R ये तो आता ही आता है, ठीक है ना, इसको डिराइव करने को आ सकता है। तो बच्चों ये सब चीज़ें, ये जो टॉपिक है आपके स्कूल में आने वाला, इसको ध्यान से पढ़ो, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन इसको अच्छे से अगर आप नोट डाउन कर लेते हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विथ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। बाय बच्चों, टेक केयर।